अभी तक हमने गिटहब का एक ही पर्पस पढ़ा है जी, वो क्या है? कोड शेयरिंग। गिटहब का ये पर्पस नहीं है। गिटहब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टूल है और बहुत ज्यादा एडवांस टूल है, इसके बहुत सारे पर्पसेज हैं। एक तो वो है कोड शेयरिंग, तो है ही है। दूसरा है कोड कोलैबोरेशन। बड़े बड़े कंपनीज में जब एक प्रोजेक्ट पे 8-8 10-10 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे अपने एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और एक ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक, तो वो जो आपस में कोलैबोरेट करते हैं कि किस फीचर पे किसने काम करना है और किसने किसने काम करना है, और फिर वो जो सारे काम करके अपने अपने फीचर्स को मर्ज करते हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो भी ये हैंडल करता है। तीसरा पर्पज इसका ये है कि ये आपकी हर चेंज को ट्रैक करता है। आपने किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में, किसी भी लाइन में, किसी भी एक डॉट की भी चेंज की होगी तो ये ट्रैक कर लेगा, पकड़ लेगा, और ये आपको बताएगा कि फलां टाइम पे फलां बंदे ने फलां फाइल में फलां जगह पे फलां चेंज की है। तो ये बेसिकली फाइल ट्रैकिंग या फाइल की चेंजेस जो है उनको ट्रैक भी करता है। खैर, सॉरी, गिट और गिटहब में यही फर्क है कि गिट ये सारा काम लोकली करता है। लोकली का मतलब आपके अपने सिस्टम में करता है, और आप जब ये सारा काम गिट में करके पुश करते हो तो वो सारा का सारा काम जो लोकल गिट में हुआ होता है वो सारा का सारा गिट हब पे चला जाता है। तो कल मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आपको ये कमांड्स के साथ काम करने से पहले अपने सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना होगा? गिट इंस्टॉल करना होगा। और गिट एससीएम की वेबसाइट भी बताई थी। तो आई एम डैम श्योर कि आज आपको मैं दोबारा वो नहीं बताऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी गिट होना चाहिए। ठीक, जब गिट होगा तो अब आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। जरा मैं उस पूरे कंप्लीट फ्लो को जरा दोबारा बताता हूँ आपको। आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बीएस। ठीक, इस बीएस के प्रोजेक्ट में ये एक छोटा सा फोल्डर बन गया डॉट गिट का। ये नॉर्मली नहीं होता, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा से उस फ्लो को बताने की कोशिश करूंगा। अब मेरा गिट का फोल्डर यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, विच इज दिस वन। लेट मी ओपन इट अगेन। जी जी, खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे। ये खुलेगी नहीं मेरे ख्याल, हाँ खुल जाएगी, बाहर वाली साइड पे खुल जाएगी। चले, अच्छा, अब मैंने बेसिकली क्या किया, ये प्रोजेक्ट ओपन किया, और सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी फोल्डर क्या वो गिट कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। यानी आपको अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को गिट के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। गिट के साथ क्या करना पड़ता है? क्यों? ताकि गिट वॉच करना शुरू कर दे। किसको वॉच करे? चेंजेस को। मैंने आपको कहा है कि गिट क्या करता है बेसिकली, आपके पूरे फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल में, किसी भी कोड में, किसी भी लाइन में एक डॉट जैसी चेंज होगी तो उसको भी क्या कर लेगा? वो ट्रैक कर लेगा। लेकिन वो ट्रैकिंग कब शुरू करेगा? जब मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को गिट के साथ क्या करूंगा? कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक, अब आपको अगर ये चेक करना हो कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट गिट कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, तो आप कैसे करते हैं? आप यहाँ पे आएंगे, सोर्स कंट्रोल में इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बड़ा सा ब्लू बटन नजर आएगा। इसका मतलब है अभी तक ये प्रोजेक्ट गिट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। जब गिट कॉन्फ़िगर्ड होगा तो ये मैसेज नहीं देगा इनिशियलाइज रिपोजिटरी। यानी आपका जो सिंपल फोल्डर है वो सिंपल फोल्डर है, गिट फोल्डर। तो गिट फोल्डर कब होता है? जब हम अपने प्रोजेक्ट को गिट के साथ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो ये हमारा फोल्डर क्या बन जाता है? गिट रेपो बन जाती है। फोल्डर क्या बन जाता है? गिट रेपो बन जाती है। उस काम के लिए मैंने कल आपको कहा था सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे गिट इनिट। ये जो बटन नजर आ रहा है ना, ये भी यही काम करता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो इंटरनली यही कमांड चलाएगा। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे ना, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी, तो यही इंटरनली कमांड चलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गिट इनिट खुद कमांड्स आर ऑलवेज गुड इनफैक्ट, क्योंकि आप टेक्निकल बंदे हैं, अब आप लेमैन तो रहे नहीं है। तो मैं ये बटन पे क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा, गिट इनिट। तो ये क्या कर देगा, मेरे इस फोल्डर को, जो बीएस का फोल्डर ई में है, इसको गिट का फोल्डर बना देगा। क्या बना देगा? लेट्स डू दैट। फर्क क्या आएगा जरा देखिएगा। इसमें देखें, यहाँ कहीं भी गिट का फोल्डर अभी नहीं है, तो जब ये गिट इनिशियलाइज होगा तो एक फोल्डर बना देगा। अभी देखें, इनिशियलाइज्ड
एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और ये देखें इन फाइलों के अगेंस्ट उसने यू लिख दिया। यू का मतलब क्या है? अनट्रैक्ड। यू का मतलब क्या है? यानी आपका ये जो फोल्डर है ये गिट का फोल्डर बन चुका है, लेकिन अभी गिट ने ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं की। किसकी? फाइलों की, या फाइलों में जो चेंजेस होनी है उनकी ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं की। तो जब आप पहला स्टेप, अब ये देखें यहां पे आएंगे ना, तो वो इनिशियलाइज या इनिशियलाइज एज गिट रिपोजिटरी खत्म हो गया है। ये सारी की सारी फाइलें लिस्ट हो गई और सारी की सारी क्या है? अनट्रैक्ड है। तो मैं ये चाहता हूं कि इनकी ट्रैकिंग शुरू हो जाए। उसके लिए पहली कमांड ये होगी गिट इनिट, अगली कमांड में दूंगा गिट ऐड डॉट। डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। कहीं भी डॉट लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? करंट डायरेक्टरी मतलब करंट फोल्डर। और करंट फोल्डर कौन सा है? ये पूरा बीएस वाला फोल्डर, पूरा बीएस का फोल्डर। अगर आपने एक फाइल को ऐड करना हो, यानी एक फाइल को ट्रैक करना हो, तो आप उस फाइल का नाम लिख दें। जैसे मैं कहता हूं करंट फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है about.html। अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो देखिएगा about.html में देखिएगा क्या होगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ about.html के आगे क्या लिख दिया? ए फॉर एडेड। एडेड का मतलब ये है कि ये अब ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। और ये एडेड कहां पे होती है? स्टेजिंग। एक और कॉन्सेप्ट होता है इसका, स्टेजिंग। तो एडेड टू द स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया यूं समझ लें कि एक लॉजिकल प्लेस है, जो चीज भी स्टेजिंग पे आ जाती है वो ट्रैक होना शुरू हो जाती है। बाय डिफॉल्ट फाइल्स क्या थी? अनट्रैक्ड थी। तो मैंने गिट ऐड और फाइल का नाम लिख दिया, तो जिस फाइल का नाम लिखा वो कहां ऐड हो गई? स्टेजिंग पे ऐड होगी। और स्टेजिंग पे ऐड होने का मतलब क्या है? ये ट्रैक होना शुरू होगी। भाई कोई बंदा स्टेज पे आ गया तो अब ही इज बीइंग वॉच्ड नाउ। क्लियर? तो गिट ऐड, अच्छा मैं अब गिट ऐड के साथ फाइल का नाम नहीं मेंशन करता, मैं गिट ऐड के साथ डॉट कर देता हूं। तो डॉट का मतलब यह है कि करंट फोल्डर में जो कुछ भी है उसको डाल दो। कहां पे? स्टेजिंग पे। अब मैं ऐड करूंगा तो सारों के एंड पे ए आ जाएगा। अंदर भी फोल्डर भी ओपन करके देखें, सबके सामने क्या आ गया? ए। इसका मतलब गिट ऐड डॉट एवरीथिंग हैज बीन एडेड टू द स्टेजिंग एरिया। और स्टेजिंग एरिया इज द प्लेस where everything is going to be tracked. क्लियर? तो पहली कमांड आपने क्या दी? git init, आपका फोल्डर गिट का फोल्डर बन गया। दूसरी आपने की git add डॉट, आपका सारा का सारा फोल्डर किधर चला गया? स्टेजिंग पे चला गया। क्लियर? अब जरा देखें, अभी आगे मैं कुछ नहीं कर रहा, स्टेजिंग पे गया ना, मैं कुछ चेंज कर देता हूं। मैं इधर आता हूं अबाउट में, और यहां पे कोई एक नया पैराग्राफ लिख देता हूं, और इसके अंदर मैं लॉरम लिख देता हूं। यूं ही मैं इसे सेव करूंगा, तो जिस फाइल को सेव करूंगा उसके आगे क्या आ गया? इसका मतलब ये ट्रैक करना शुरू हो गया था, तो जो ही मैंने कोई चेंज की तो इसने एम कर दिया। एम का मतलब मॉडिफाइड, कि ये फाइल चेंज हुई है। हाईलाइट भी करेगा क्या चेंज हुआ, वो भी हाईलाइट करेगा, वो भी बताता हूं। लेकिन जब ये ट्रैकिंग शुरू हो गई, तो ट्रैकिंग के बाद मैंने उस फाइल में जाके चेंज की, तो उसने पकड़ लिया कि ये फाइल चेंज हुई हुई है। मॉडिफाइड, एम फॉर यू फॉर अनट्रैक्ड, ए फॉर एडिट टू द स्टेजिंग फॉर ट्रैकिंग। और जब ट्रैकिंग होना शुरू हो गई तो फिर जाके उसके बाद जो चेंज की तो उसने पकड़ लिया कि दिस इज मॉडिफाइड। अब आप ये कहते हैं जी कि ये हाईलाइट भी करेगा कि क्या मॉडिफाई हुआ, तो वो कहां करेगा? वो यहां आएंगे। यहां आएंगे, जिसके पीछे लिखा है ना मॉडिफाइड, जिसके सामने, उस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ये पहले ये था और बाद में ये हुआ, और यहां पे नहीं, अभी इसने आई गेस सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है बताने में, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली प्रॉपर हाईलाइट करेगा कि क्या चीज माइनस हुई और क्या चीज ऐड हुई। यहाँ पे अभी इसने पैराग्राफ ट्रैक मतलब पिक नहीं किया। लेआउट को नहीं, सिर्फ आपको कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएगा क्या चीज चेंज हुई। वो तो आउटपुट में दिखाएगा, वो तो नॉर्मल। नहीं, वो ऐसा पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मली पता होता है कि इसका थीम मैं समझा दूं आपको। 4 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो किसी एक ने कोई ऐसा ब्लंडर मार दिया कि प्रोजेक्ट क्रैश कर गया। अब गिट से पहले क्या होता था? 4 बंदे अगर काम कर रहे हैं तो एक कहता था नहीं ये मैंने नहीं किया, ये इसकी वजह से हुआ है।
वो कहते नहीं ये मैं तो ठीक ठाक है, मेरे पास तो ठीक ठाक चल रही है, उसकी वजह से हुआ है। वो कहेंगे नहीं मेरे पास भी ठीक ठाक चल रही है, उसकी वजह से हुआ है। हु नोज के किस वजह से हुआ है। ये ब्लेम गेम चलती थी सॉफ्टवेयर हाउसेज में। और अक्सर ये होता है कि एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, हमेशा एक प्रोजेक्ट पे पूरी टीम काम कर रही होती है। तो अगर एक प्रोजेक्ट है जिसको 1.5 महीना लगा के बनाया गया है, 1.5 महीने बाद एक नया डेवलपर आए और वो बीच में कोई ऐसा टीका लगा दे कि सारा कुछ क्रैश कर जाए 1.5 महीने की मेहनत, और कहे नहीं मैंने तो नहीं किया, तो ये किस लिए कि वो उसे खोल के दिखा दे बेटा ये जगह है, ये बंदा है, और ये टाइम है, और ये लाइन है, और ये चेंज तुमने की है। तो ये उस काम के लिए बेसिकली ट्रैकिंग ट्रैकिंग, ठीक है। ऑब्वियसली रिवर्स बैक भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना कि गिट बहुत बड़ी चीज है, उसको पिछली स्टेट में ले जा सकते हैं, फिर बाकी बहुत सारे काम। बहरहाल यहां तक क्लियर हो गया। अभी बेसिकली इस एरिया को आई डोंट नो क्यों नहीं शो कर रहा, जब मॉडिफाइड वाली फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाता है कि ये पहले क्या था और अब क्या है। क्लियर हो गई बात। अभी मैं जाकर इसको जब गिट हब पे पुश करूंगा ना तो प्रोबेबली वहां दिखाएगा, हो सकता है इस सिस्टम में कोई इशू है, तो वहां मैं दोबारा इस चीज पे वापस आ जाऊंगा। एनीवेज, स्टेप 1 गिट इनिट, स्टेप 2 गिट ऐड, स्टेप 3 कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है ठीक है। तो अब अगली स्टेज क्या है कि आपने ये जो चेंजेस कर दी ना, इन चेंजेस को आप कमिट कर दें। कमिट का मतलब होता है सबमिट कर दें। सबमिट कब करते हैं, जब आपकी तरफ से कोई चीज फाइनल हो जाती है। मतलब आपने एक डिजाइन बनाया, आपने उसको स्टेजिंग एरिया पे डाला। स्टेजिंग एरिया रिव्यू एरिया होता है कि वहां पे आप रिव्यू कर लेंगे क्या चीज, सब चीज ठीक है। अगर मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई कर दें, फिर स्टेजिंग एरिया में डाल दें, फिर मॉडिफाई कर दें, फिर स्टेजिंग एरिया में डाल दें। जब सारी चीजें डन हो जाए, आज का काम मुकम्मल हो जाए, तो शाम को जाने से पहले हम जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, हर रोज शाम को जाने से पहले जितना काम किया होता है उसको क्या करके जाते हैं, कमिट करके जाते हैं। कमिट का मतलब होता है सबमिट कर देना। क्या कर देना, सबमिट कर देना। तो मैं अगला काम क्या करूंगा, गिट कमिट। अब मैंने कल भी कमिट किया था, मैंने परसों भी कमिट किया था, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 2-2 3 दिन कमिट्स कर दें, तो क्या पता चलेगा कि किस कमिट में क्या काम किया है हमने। तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी कमिट करते हैं या सबमिट करते हैं, साथ में कमेंट लिख देते हैं कि हमने इस कमिट में ये काम किया है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हाइफन एम, एम फॉर मैसेज, और फिर यहाँ डबल कोट्स में जो मर्जी मैसेज लिख दें कि आई एडेड अ न्यू पैराग्राफ इन अबाउट डॉट html। तो ये डिस्क्रिप्शन है कि बाद में जब भी मुझे कहीं देखना हो कि यार मैंने 11 तारीख को क्या काम किया था, या आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ऊपर है उसने देखना होगा यार इस बंदे ने 11 तारीख को डंडी तो नहीं मारी, देख ले जरा उसने क्या काम किया था। तो वो किस चीज से एनालिसिस या असेस करेगा, कमिट मैसेज से, कि उसने 11 तारीख को जो काम किया था वो शाम को सबमिट करा के गया होगा, तो वो शाम को उसने क्या क्या लिखा है, क्या क्या काम किया है उस दिन प्रोजेक्ट में, वो यहाँ से उसको पता लग जाएगा। ये ऑप्शनल है प्योरली, कमिट मैसेज ना भी देना चाहिए, गेट कमिट कर दें, इट वुड स्टिल बी ओके। डेट आ जाएगी बिल्कुल। अब मैं इसे ओके करता हूं। इफ नथिंग, यानी अगर कोई एरर ना आए तो इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट कमिट हो चुका है। अब जब कमिट होगा तो ये वर्किंग, ये जो आपका एरिया है ना ये खाली हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वर्किंग ट्री क्लीन हो जाना। लेकिन ये खाली हुआ नहीं, एक चीज स्टिल पड़ी है। क्यों, क्योंकि जिसको मैंने मॉडिफाई किया था, मॉडिफाई करने के बाद ऐड नहीं किया था दोबारा। यानी आप मॉडिफाई करें फिर उसको किधर डालना होगा, आपको फिर स्टेज करना होगा। जितनी दफा मॉडिफाई करेंगे दोबारा क्या करना होगा, स्टेज करना होगा। तो अब मैं दोबारा वही स्टेप रिपीट करता हूं, क्या, git add डॉट, ये m से दोबारा a हो जाएगा, ठीक है। अभी a होना चाहिए, अभी ये a भी नहीं कर रहा व्हाटसोएवर। जब a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा स्टेजिंग पे चला गया। git commit माइनस m, और मैं क्या करूं, एडिड दी चेंज फाइल, ओके किया। अब यहां से गायब होना चाहिए, हो गया ना, यहां से गायब हो गया तो इसका मतलब हो गया। तो सोर्स पैनल में जब कोई चीज ना हो तो इसका मतलब आपका वर्किंग ट्री क्लीन है। मतलब वर्किंग ट्री क्लीन, आपने कोई नया काम नहीं किया, जितना काम किया है वो आप सबमिट करा चुके हैं। क्लियर। ये जो काम सबमिट हुआ ये कहां हुआ है, आपके लोकल सिस्टम में अभी। और ये लोकल सिस्टम में किधर है, गिट का फोल्डर इसका ट्रैक रख रहा है। गिट का फोल्डर किधर है, ये वाला बना हुआ। ठीक। अब अरसलान अब्बासी साहब आ गए, उन्होंने कहा सर मैंने कल काम किया था, वो मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया। अब लैपटॉप खराब हो गया तो क्या करेगा गिट,
मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने 3 दिन लगा के एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म किया, 8-8 घंटे लगा के। तीसरे दिन लैपटॉप हो गया, वो ब्लू स्क्रीन एरर नहीं होता, स्टक हो जाता, वो हो गया। मैंने बाहर जाके पूछा, रिकवरी कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी लैपटॉप खोलना पड़ेगा तब रिकवर होगा, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स उसने सिचुएशन बताया। लैपटॉप भी ऑफिस की तरफ से मिला हुआ था, उसको भी खुलवा नहीं सकते थे क्योंकि वो अच्छा खासा महंगा था, वो और कोई कट्टा सर पे पड़ जाता। वो 3 दिन की मेहनत जाया। इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है कि होना क्या चाहिए था। जब मैंने लोकल कमिट किया था उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था, पुश, ताकि वो किधर चला जाता, गिट हब पे। फिर मेरा लैपटॉप क्रैश भी कर जाता तो वो सारा कुछ क्या होता, सेव होता। और 3 दिन की मेहनत जाया। और ये 3 दिन का मतलब पता है क्या है, जो अच्छे डेवलपर होते हैं ना, एक्सपर्ट डेवलपर, उनकी पर डे सैलरी गालिबन 6-7 हजार होती है। तो 3 दिन का मतलब क्या है कि आपने 21,000 रुपया जाया कर दिया। समझ आई बात, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो आप ये काम करें कि डेली उसको क्या कर दें, कमिट ही ना करें बल्कि उसको क्या करके दें, पुश भी करके दें। अच्छा, अब आखिरी स्टेप हमारा यही रहता है कि हमने इसको करना है पुश, लेकिन अब सवाल है पुश किधर करना है, गिटहब पे। गिटहब की किस रेपो में करना है, यानी मैंने लोकल रेपो को, अब 2 रेपोज आ गई हैं, एक रेपो आपके लोकल सिस्टम पे है और दूसरी रेपो आपकी गिटहब पे है। भाई इन दोनों को भी तो आपस में लिंक करना है ना। एग्जैक्टली exactly. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, नई रेपो बनाएंगे और इसको मैं नाम दे देता हूं जी, फॉर एग्जांपल टेस्ट। टेस्ट नाम से ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे एरर दे रहा है, मैं इसे कहता हूं जी बीएस। बीएस के नाम से भी मौजूद है, मैं इसे BS1 कर देता हूं। दैट्स इट। अब आपने यहां से जाना है क्रिएट रेपो, और इसके बाद आप यहां से अपलोड कर देते हैं ना मैनुअली, अब आपने अपलोड नहीं करना। अब ये देखें, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गेट इनिट कर लिया हमने, ये गेट ऐड कर लिया हमने, गेट कमिट -m और कमिट ये भी कर लिया हमने। ये 3 कमांड हमें देनी है। अच्छा ये क्या है, गिट ब्रांच -m मैन, कुछ भी नहीं है। एज इट इज कॉपी करें, ठीक है, और यहां पे ले आए। ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी करंट ब्रांच मास्टर है, तो ये मास्टर को क्या बना देगा, मेन बना देगा। ठीक, ब्रांच का मतलब ये है कि 4 लोग हैं ना, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो 4 लोग एक ही प्रोजेक्ट से अपनी अपनी ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। गॉट इट, अपना अपना टास्क उससे क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। मेन ब्रांच एक होगी, आगे अगर 4 टीम मेंबर हैं या 8 टीम मेंबर हैं तो हर एक की अपनी अपनी ब्रांच होगी, अपनी अपनी ब्रांच में वो काम कर रहा होगा। क्लियर होगी बात। ब्रांच इज नथिंग बट अ फोल्डर, एक सब फोल्डर कह लें, मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर कह लें। एनीवेज, तो पहले ये होता था कि मेन ब्रांच कौन सी होती थी, मास्टर। फिर अफ्रीका में ये गुलामी, मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। अफ्रीका में ये बाइसनेस बहुत ज्यादा होती थी कि जो स्लेव होते थे वो मास्टर के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते थे, और ये तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए मास्टर को रीनेम करके क्या कह दिया जी, अब मास्टर ना कहें क्योंकि ये डिस्पैरिटी हो जाती है वो गोरों और कालों के साथ या समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा जी अब मास्टर की जगह क्या नाम इस्तेमाल करें। ये कमांड सिर्फ इसलिए है, बाकी कोई काम नहीं। आप नहीं भी करेंगे ये कमांड, इसको स्किप कर दें, यू आर टोटली सेफ। लेकिन मैं इसे करूंगा तो ये सिर्फ क्या करेगा, इसको मेन कर देगा बस। ठीक, अब अगली कमांड, ये जो कमांड है ना असल, ये आपकी लोकल रेपो को लिंक कर देगी किसके साथ, इस रिमोट गिटहब की रेपो के साथ। क्लियर होगी बात। तो मैं ये काम करूंगा, कॉपी। अब आप देख रहे हैं कि मोस्टली मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई एरर मैसेज ना दे तो इसका मतलब आपकी ये जो लोकल रेपो है ये गिट के साथ क्या हो चुकी है, लिंक। आखिरी चीज आपने क्या करना है, गिट पुश -u कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है इसका पेरेंट फोल्डर कौन सा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, गिट पुश अपस्ट्रीम ओरिजिन मेन। तो मेन अभी मैंने आपको बताया कि मास्टर को मेन में कन्वर्ट करके ये एक समझे कि पेरेंट फोल्डर के तरह का काम करता है। तो इसको मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पे आया, बस पुश क्या करेगा, आपकी लोकल चेंजेस को पुश कर देगा किधर, गिटहब पे। अब गिटहब पे कहां करे, मेन में। दैट्स इट। इफ नथिंग इज, इफ देयर इज नो एरर, आपका वर्किंग ट्री ये देखें, ये सारा कुछ खाली हो गया। यहाँ आपको कोई
ना ए नजर आ रहा है, ना यू नजर आ रहा है, ना एम नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सब कुछ सबमिट हो गया। अब अगर यहाँ वापस आएंगे ना, इसको रिफ्रेश करें एक दफा, तो जितना कुछ आपके लोकल सिस्टम में था सारा कुछ यहाँ आ गया। और यहाँ देखें मैसेजेस वही हैं, आई एडेड अ न्यू पैराग्राफ इन अबाउट HTML, देन एडिट द चेंज्ड फाइल। क्लियर होगी बात? अब अगर एक मिनट मुझे दें, अब अगर मैं इस पे जाऊंगा ना, इसने देखें, इसने कहा जी आपने 2 कमिट्स किए हैं, एक कमिट मैंने पहले किया था और एक चेंज करने के 2 दफा कमिट किए हैं। इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें, ये सारी की सारी चेंजेस कब कब क्या क्या चेंजेस हुई इसमें, ये वो सारी की सारी बता रहा है। अब जब मैं नई चेंज करूंगा और पुश करूंगा और पुल करूंगा तो फिर आपको वो सारी चीजें यहाँ पता लगती रहेंगी। ठीक है, ये मेरा एक कमिट था। इसी तरह अगर आप जाएंगे यहाँ पे, किधर गया, अबाउट, दोबारा इसमें जाएं, अबाउट में जाएं, ये देख रहे हैं, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। पहले ये था, यहाँ पे पी कहीं भी नहीं है, और चेंज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आया। क्लियर होगी बात? क्लियर है जी यहाँ तक? 7 मिनट अगो ये चेंज किया, किसने किया, इस बंदे ने किया, और एक एडिशन हुई, 0 डिलीशन हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। वापस इधर आ जाए। नहीं, इसीलिए ब्रांच का कॉन्सेप्ट है कि अगर मास्टर फाइल पे काम करें तो सारे उसी एक की सत्यानाश कर दें, तो फिर वो रिवर्सिबल भी ना हो। मास्टर फाइल को प्रोजेक्ट मैनेजर डील कर रहा होता है, यानी 6 या 7 लोगों की, 8 या 10 लोगों की टीम है, उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर उसके ऊपर बाकी हायरार्की ऊपर। एग्जैक्टली exactly, वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। यानी अगर आप ये फ्लो समझ गए तो आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं एग्जैक्टली यही हो रही हैं। अब ये काम सारा वन टाइम करना है आपने, ये जो मैंने कहा है ना, ये सारा का सारा क्या करना है, एक प्रोजेक्ट के लिए वन टाइम करना है। अब आपने आधा काम आज किया, उसी प्रोजेक्ट को कल कंटिन्यू किया, आप वापस आए, अब आपने यहाँ पे अबाउट में जाके फिर कुछ चेंज की, लेट्स सी आपने यहाँ पे एक 2 एंकर टैग्स बना दिए, ठीक है, ठीक, इसमें चेंज हुआ, उसने पकड़ लिया कि यहाँ चेंज हुआ और इसको उठा के इधर ले आया कि भाई इस फाइल में चेंज हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहली कमांड कौन सी देनी चाहिए, गिट ऐड, वेरी गुड। गिट इनिट दोबारा नहीं करनी, वो वन टाइम करनी है। गिट ऐड, यहां से ये हट के क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अब ये नहीं हो रहा, वैसे ये होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है, बट स्टिल अगर ये कमांड एरर नहीं दे रही तो उसका मतलब वो हो गया, यहाँ उसने अपडेट नहीं किया, बोला हाँ, नहीं, अगर एक फाइल करनी है तो पाथ दे दें, डॉट का मतलब है वो वही बीच में आ जाएगा ना, सारा कुछ ही बीच में आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, गिट कमिट, मैसेज क्या देना चाहिए, और आखिर में क्या करना चाहिए, कोई अपस्ट्रीम से स्ट्रीम कुछ नहीं, बस वो एक टाइम के लिए था। बाकी हर दफा आपको क्या करना है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। तो अब वहां पे कितने कमिट चले जाने चाहिए, 2 थे ना पहले, अब कितने कमिट्स हो गए, 3, और तीसरे कमिट में आपको फ्यूचर में कहीं पता करना है तो आप इस मैसेज से जान सकते हो, एडेड द न्यू, सॉरी, एडेड टू न्यू एंकर टैग्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि पहले ये एंकर टैग नहीं थे, अब ये एंकर टैग आ गए। किसने ऐड किए, 25 सेकंड पहले यासर ने ऐड किए। अब अगर इसी फाइल पे 4 लोगों ने काम किया होता तो उन चारों के चेंजेस को वो अलग अलग लिस्ट डाउन करता कि ये चेंज इस बंदे ने इस टाइम पे की है, ये चेंज इस बंदे ने इस टाइम पे की है, और ये चेंज इस बंदे ने इस टाइम पे की है। पुश एक नहीं, पुश हर दफा जब चेंज करेंगे ना, नहीं तो गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, वो जो अपस्ट्रीम सबस्ट्रीम और लिंक और सिंक्रोनाइज वो वन टाइम करना है एक प्रोजेक्ट के लिए। अब नॉर्मली ये आपका जो प्रोजेक्ट है ना, आप फील करेंगे तो एक दिन लगता है, नॉर्मली एक प्रोजेक्ट को एक एक साल, 1.5 साल लगता है। जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं ना, नॉर्मली इट टेक्स हार्डली 9 मंथ, 10 मंथ, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और 2 साल तक हमारी यही प्रैक्टिसेस होती हैं। हम क्या करते हैं,
जब भी रोज कोई नई चेंज करते हैं, डे एंड पे उसको क्या करते हैं, ऐड, कमिट, पुश। क्लियर होगी बात? ये कंप्लीट गिटहब का ऑटोमेटेड फ्लो है, दैट्स इट। कंप्लीट नहीं, सॉरी सॉरी, माय बैड। ये एक ग्लिम्स है उसका, एक झलक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी और टेक्निकलिटीज भी हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको इस लेवल पे बताना आपके साथ ना इंसाफी होगी। आप फ्रंट एंड का कोर्स करने आए हैं, यहीं से भाग जाएंगे, एक नया चक्कर पे आ गया कोई। ठीक है, तो वो सारी चीजें डेफिनेटली आपको नहीं बताई जा सकती। बहरहाल काफी हद तक आप एटलीस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका पर्पस समझ गए कि क्या होता है। वो ब्लेम गेम अब नहीं हो सकती कि नहीं ये मैंने खराब नहीं किया, ये उसने खराब किया। तो मोस्टली वो आपसे पूछते भी नहीं है किसने खराब किया किसने किया, उनको पीछे सब कुछ पता लग रहा होता है कि किसने कब क्या किया। ठीक है जी, ये तो एक पार्ट था जो हमने आज कवर करना था। दूसरा पार्ट आपका, अब आप डेली बेस पे जो काम करेंगे, जब भी मैं नया प्रोजेक्ट दूंगा, आप सबसे पहला काम करेंगे उस नए प्रोजेक्ट के लिए क्या करेंगे, गेट कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसमें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं या 4 दिन लगते हैं, आप डेली बेस, मैं आपके जब टास्क चेक करूंगा ना, तो मैं आपके डेली बेस पे मैं आपके कमिट्स चेक करूंगा। मतलब आज मैं टास्क दूंगा ना, मंडे को चेक करने, तो मैं कमिट्स चेक करूंगा कि आपने जुमे को क्या किया है, आपने हफ्ते को क्या किया है, और आपने इतवार को क्या किया है, और आपने सवार को क्या किया है। ये सारा कुछ आपने इतवार की रात को बैठ के किया है। ठीक है, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बट स्टिल दिस इज एन ऑप्शनल। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स लगे तो इसको यू आर सेफ टू स्किप इट, और यू आर सेफ टू गो बैक टू मैनुअल जिप करें और मैनुअल अपलोड करें और फिर लेकिन अगर आपको टेक्निकल बनना है, प्रोफेशनल बनना है, तो देन आपको काली स्क्रीन बहुत ज्यादा देखनी पड़ेगी लाइफ में। ठीक है, तो बहरहाल ये वाली काली स्क्रीन नहीं, ये तो मैंने थीम चेंज की हुई है। काली स्क्रीन के बाद ये वाली कंसोल वाली। अब हमने करना है जी बूटस्ट्रैप में वीडियो। इट्स अ वेरी सिंपल, आई फ्रेम वीडियो एम्बेड करना और मैप एम्बेड करना। ठीक है, आई फ्रेम बेसिकली क्या होता है, आइडिया है उसका, आप एक वेबसाइट के, एक वेब पेज के अंदर दूसरी पूरी वेबसाइट को डिस्प्ले करा सकते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको, मेरा ये वेब पेज है और ये है मेरा, लेट्स सपोज अबाउट अस। मैंने एक काम किया हुआ था, इफ आई रिमेम्बर, लेट मी शो यू। वो जरा परफेक्ट यूज केस आपको बताएगा कि क्या पर्पज है इसका। नहीं, आई थिंक आई हैव डिलीटेड दैट वन, रिमूव कर दिया। काम ये था कि करके बता देते हैं। अच्छा, मुझे लाजमी याद करिएगा, गिटहब का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो फीचर ये है कि आप जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है ना, ये अभी तक आपके लोकल सिस्टम पे, आपको अपने किसी फ्रेंड को ये प्रोजेक्ट भेजना है या सेंड करना है या उसे दिखाना है कि मैं भी वेब डेवलपर बन गया, तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट आपका कहीं किसी लाइव होस्टिंग पे अपलोड नहीं होता, तो वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल नहीं है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू डू वन थिंग। जैसे अब ये देखें, SDR, मैं हमेशा अपनी ही वेबसाइट की URL भूल जाता हूँ। ये एक बड़ा जबरदस्त फीचर है, जिसमें आप बगैर होस्टिंग परचेज किए आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लाइव करके पूरी दुनिया में उसे एक्सेस कर सकते हैं या करवा सकते हैं। कोई भी बंदा आपके उस URL को ओपन करेगा, he would be able to see your project like I did this one। ठीक है, तो like again this one। अब ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, मैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं कोई CV सबमिट नहीं करता, मतलब अगर इन केस करना पड़ जाए तो मैं सिर्फ ये लिंक पेस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। वो इंटरनेट पे पूरी दुनिया में जहां भी बैठा है वो उस वेबसाइट को देख सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स बनाएंगे, ये आपके पोर्टफोलियो में एडिशन होगी, आप उसको गिटहब पे लाइव कर देंगे। गिटहब का एक फीचर ये भी है कि ये बगैर डोमेन खरीदे, बगैर पैसे खर्च किए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट्स को लाइव कर सकता है। अभी मेरी वेबसाइट लाइव है, ग्लोबली एक्सेसिबल है, जहां से भी जाएंगे आप, राइट।
तो आप इस तरह से अपनी पूरी प्रॉपर प्रोफेशनल समरीज बना सकते हैं। ये इस मैप की बात कर रहा था, जो मैप एम्बेड करना और प्रॉपर वीडियोस एम्बेड करना। तो ये भी मुझे रिमाइंड कराइएगा, इसी गिटहब का एक फीचर है, छोटा सा सिंपल सा फीचर है, जिसकी वजह से आप ये भी, और यहाँ क्लिक करेगा तो मेरी सीवी डाउनलोड हो जाएगी। आप किसी को कोई डाउनलोड करवाना चाहें, कोई छोटा मोटा बिजनेस आइडिया आपके जहन में है वो इम्प्लीमेंट करना चाहें, यू कैन डू इट विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी। तो ये भी एक गिटहब का फीचर है, ये अगली क्लास में बताऊंगा, अभी आज सारा कुछ हजम नहीं होगा। आप उसे लिंक सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, वो लिंक क्लिक करेगा तो उसको वेबसाइट ओपन कर, वेबसाइट सामने ओपन हो जाएगी। इसमें किसी टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, खाली व्हाट्सएप पे क्लिक करना तो जानता है ना, चाहे वो कोई अनपढ़ बंदा ही हो। तो आप उसे सेंड करेंगे ये लिंक, वो उसे ओपन करेगा तो उसको सामने नजर आ जाएगा क्या क्या चीज़ है। उसको गिटहब की जरूरत नहीं है, उसको किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है। अब ये मेरी वेबसाइट दुनिया में किसी बंदे को भी भेजेंगे, इट्स जस्ट लाइक www.google.com। आपको एक यूनिवर्सल एड्रेस मिल जाता है, ये यूनिवर्सल एड्रेस है sdr.yasser.github.io/yasser। ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आज मैं ये दो चीजें बता रहा हूँ आपको कि मैप कैसे एम्बेड करते हैं और वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं। वेरी सिंपल है। आई फ्रेम होता क्या है, किसी को है वैसे आइडिया आई फ्रेम का? हमजा? नहीं। आई फ्रेम ये है कि ये मेरी एक पूरी वेबसाइट है, इस पूरी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट में, वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करना। लेट मी शो यू हाउ। मेरा इंडेक्स का पेज है और मैं यहाँ पे इससे नीचे या यहीं इन दोनों के दरमियान में अपनी वीडियो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, और मेरी वीडियो कहाँ पड़ी हुई है? यूट्यूब पे। ये आई फ्रेम इसलिए बता रहा हूँ कि मैप्स एम्बेड करने हो तब भी आई फ्रेम से होते हैं, और वीडियो यूट्यूब या किसी भी सोर्स से, विमियो की किसी भी डिफरेंट सोर्स से आप वीडियो एम्बेड करना चाहें तो आपकी वो भी हो सकती है। ठीक है, सो लेट मी शो यू वन थिंग। हम लेट सपोज ये एक वीडियो यहाँ पे एम्बेड कर देते हैं, दिस वन। अब मैंने ये वीडियो एम्बेड करनी है अपने इस पेज के अंदर, और अक्सर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी वेबसाइट पे अपनी वीडियो तशहीर के लिए, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट के लिए, नॉर्मली वेबसाइट्स पे काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे शेयर, और यहाँ से इसको करेंगे एम्बेड। ये आपको आई फ्रेम का टैग देगा, ये आई फ्रेम का टैग HTML का टैग है बेसिकली। ठीक, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और सिंपल यहाँ पे आए, अपने इंडेक्स पेज पे आए, और लेट मी make it a little shorter. Right, I have to add it after the header tag, और इसमें जो कैरोसेल है यहाँ से स्टार्ट होता है, कैरोसेल यहाँ पे एंड होता है, और इसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि मैं एक आई फ्रेम की वीडियो डाल देता हूँ। इट्स आई फ्रेम इज नथिंग बट अ सिंपल टैग, आई फ्रेम ओपनिंग टैग और आई फ्रेम क्लोजिंग टैग। ठीक, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ पेज को, सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। हाँ, ये हमारे सिस्टम में नहीं पड़ी है, स्टिल यूट्यूब पे। हाँ, उसके लिए वीडियो टैग मौजूद है, वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है। उस पे आई फ्रेम। अब ये मैंने एक बेसिकली आपकी, मैंने क्या कहा कि एक वेबसाइट के अंदर या एक वेबसाइट के खास हिस्से के अंदर दूसरी पूरी की पूरी वेबसाइट शो करना। अभी मैंने सिर्फ एक वीडियो शो की है ना, आई फ्रेम टैग का पर्पस बता रहा हूँ। तो अगर आप ये देखें कि इस वीडियो के सोर्स में, यानी जिस तरह इमेज का एक सोर्स होता है ना, इस वीडियो के सोर्स में मैंने ये लिंक दिया हुआ है। अगर आप ये लिंक हटा दें और इस लिंक की जगह आप यहाँ लगा दें जी, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, हाँ इसको कॉपी करें और इसको उठा के यहाँ ये कर लें, तो अब आपका क्या शो हो जाएगा जी? इसके अंदर किधर गया, इसके अंदर वो पूरा का पूरा फेसबुक शो हो जाएगा। अच्छा, अब ये शो नहीं हो रहा। बाज वेबसाइट्स ने अपनी आई फ्रेम की कैपेबिलिटी को डिसेबल किया होता है।
यानी वो वेबसाइट अलाउ नहीं करती कि हमारी वेबसाइट, पूरी की पूरी वेबसाइट को कोई दूसरा बंदा अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करे, इस्तेमाल करे। रीजन क्या हो सकती है? नहीं, कॉपीराइट भी हो सकती है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि हमारी ट्रैफिक सारी किधर चली जाएगी। हो सकता है सारी नहीं भी, तो वो इलीगल या अनवांटेड वे से ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। कुछ साइट्स ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है, फेसबुक इसीलिए यहाँ शो नहीं कर रहा आई फ्रेम का टैग। हम किसी दूसरी वेबसाइट को ट्राई कर लेते हैं, इवन हम यूट्यूब पे ट्राई कर लेते हैं। नॉट ओनली दिस वीडियो, हम ये चाहते हैं कि यूट्यूब का मेन पेज जो है वो हम इसको आई फ्रेम में एम्बेड कर दें, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, वी कैन गो हियर एंड वी कैन राइट इट लाइक हियर। अब मैं जाता हूँ, तो अब मेरी एक वीडियो नहीं शो होनी चाहिए, बल्कि क्या शो होना चाहिए, अगर इसने भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। W3 Schools, हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे इसके सोर्स में एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में वो रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा हम ये जितने एक्स्ट्रा शश के हैं ना सारे, इसके एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सारे हटा देते हैं और सिर्फ आई फ्रेम ओपनिंग टैग, आई फ्रेम क्लोजिंग टैग और बीच में सोर्स की जगह मैंने ये दे दिया, ठीक है। स्टिल नॉट गेटिंग इट। तो हमें कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिल रही। रिफ्यूज टू फ्रेम बिकॉज एन एंसेस्टर वायलेट्स द फॉलोइंग कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी डायरेक्टिव फ्रेम एंसेस्टर्स सेल्फ वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये वेबसाइट्स हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम उनके आई फ्रेम्स को। तो बाय द वे, आप किसी एक वेबसाइट को पूरे का पूरे तौर पे इस आई फ्रेम के अंदर क्या कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। अब हमें ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिल रही, आप ट्राई कीजिएगा, मे बी आपको लक चल जाए। लेकिन स्टिल हम एक इंडिविजुअल वीडियो को या मल्टीपल इंडिविजुअल वीडियोस को आई फ्रेम के साथ हम एम्बेड कर सकते हैं। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, हम अक्सर हमारी वेबसाइट में मैप्स एम्बेडेड होते हैं, उनका भी यही तरीका होता है कि आप किसी भी वेबसाइट, जैसे अभी मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई थी, अपनी वेबसाइट के बॉटम पे मैप एम्बेड हुआ था, ताकि कोई बंदा इस ऑफिस को विजिट करना चाहे तो उसको एड्रेस कहाँ से मिले, मेरी वेबसाइट को विजिट करे और नीचे जाके मैप को क्लिक करे, उस मैप से उसको सारी की सारी डायरेक्शन मिल जाए। उस काम को वीडियो तो आपको समझ आ गई ना, कि आप किसी दूसरे सोर्स की वीडियो को एम्बेड कैसे कर सकते हैं। अगेन ये मैंने क्या किया है, वीडियो एम्बेड की है। अगर आपके लोकल सिस्टम में वीडियो स्टोर है, जैसे हमजा ने सवाल किया, और उसको आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम ये काम करते नहीं है। करना चाहें तो कर सकते हैं, करते नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये जो YouTube या Vimeo या बाकी जितने वीडियो सोर्स है ना, इनकी वीडियोस होती हैं हाईली ऑप्टिमाइज्ड, यानी उसने पीछे एल्गोरिदम चल रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है। अगर हम खुद अपनी वीडियो डालेंगे, तो अगर वो वीडियो 10 MB की हुई तो हमारा पूरा वेब पेज ही बैठ जाएगा, यानी 10 MB की वीडियो पे हमारा पूरा वेब पेज बैठ जाएगा। और अगर वीडियो नॉर्मली 100 MB 200 MB की तो नॉर्मल साइज होता है, तो फिर हमारा पेज लोड होने में उतना टाइम लेगा कि यूजर पहले ही छोड़ के चला जाएगा, दफा करो वेब पेज लोड ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें कुछ है भी या नहीं। तो नॉर्मली इसलिए हम अपनी वीडियोस नहीं रेंडर करते। अगर आप रेंडर करना चाहें हमजा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, तो हमारे पास ये वीडियो का टैग मौजूद होता है। इस वीडियो के टैग के अंदर हम इसी तरह सोर्स का टैग देते हैं SRC, और अपनी लोकल सिस्टम में पड़ी हुई वीडियो का पाथ इसके अंदर दे देंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। कौन क्या चीज? जो बिजनेसमैन होता है, जिसने अपने बिजनेस की तशहीर करनी होती है, ऑब्वियसली भाई। और अगर आप खुद एज एन इंडिविजुअल अपनी वेबसाइट की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो आप खुद। ठीक, क्लियर है। मैप्स पे आ जाएं। आप सिंपली, मैप्स के बहुत सारे वेंडर्स हैं, बट गूगल मैप इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन। आप यहाँ पे जाके, सॉरी नॉट गूगल, इनफैक्ट मैप, आपने अपने किसी ऑफिस लोकेशन को एम्बेड करना होता है। घर की लोकेशन को कम ही लोग एम्बेड करते हैं, वरना सारा पेंड जो है आपके घर में पहुंच जाए। तो नॉर्मली हमने अपनी पब्लिसिटी के लिए अपने नॉर्मली ऑफिस की लोकेशन को शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुपर टैग लिखूंगा। अगर मेरा सुपर टैग कहीं मैप पे मौजूद होगा, और अगर सुपर टैग नहीं भी होगा, तो नियरेस्ट लोकेशन कौन सी होगी, सदर की होगी, तो हम उस सदर को दे सकते हैं। एनीवे, हमारा सुपर टैग चूंकि थोड़ा सा फेमस है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। और ये फेमस किस वजह से होते हैं, आपकी बिजनेस रेटिंग्स पर डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस रेटिंग कितनी अच्छी है। हमें 126 लोगों ने रिव्यू दिया है 4.8 में। तो इसी बहाने एक बात मुझे भी पता लगी कि आपने घर में जाके गूगल ओपन करना है और अपनी ईमेल एड्रेस से जाके इसको रिव्यू देना है, जेन्युइन रिव्यू देना है। और रिव्यू, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है लर्निंग का, तो आपने इसको रिव्यू देना है। इसका पता है
होता क्या है, ये किसी भी बिजनेस के ट्रस्ट के लिए, यानी कितना लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, ये आपकी ट्रस्ट होती है। आउट ऑफ 5 4.8 हमारे रिव्यूज है, मतलब इतने लोग इतना ज्यादा हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप भी हम पे ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, तो आप भी 4.8 नहीं देंगे, आप क्या देंगे? 5 आउट ऑफ 5। और बाकी अगर आपको बुरा लगता है तो आप 1 2 भी दे सकते हैं, मतलब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो दे सकते हैं। बहुत सारे होते हैं ना जो जिनको नहीं भी अच्छा लगता कुछ। एनीवेज वो एक ही बंदा है मेरे ख्याल में। ये नहीं, ये तो मतलब कोई भी स्केल आप डिफाइन कर लें, वैसे तो कैलकुलेशन परसेंटेज में होती है। अभी जो कैलकुलेशन ये आ रही है ना, ये आउट ऑफ 10, ये तो कोई भी स्केल डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये मेरी ये एक स्टैंडर्ड बन गया ना, मतलब जिसने बनाया है सारे उसको स्टैंड। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहें सर आपका नाम यासिर ही क्यों है, अब मैं इसका क्या जवाब दूं क्यों है? नहीं नहीं, यही कह रहा हूं ना, जो इन्वेंटर था ना, जिसने सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है, अब उस स्टैंडर्ड को लोग, लेट्स सपोज वो स्टैंडर्ड बाकायदा पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कमेटीज होती हैं जहां लोग मिल बैठ के फैसला करते हैं, जब वो एक स्टैंडर्ड बन चुका होता है तो फिर पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। ऐसा नहीं होता कि हर बंदा अपना स्टैंडर्ड बना के बैठ जाए। मिसाल के तौर पे मैं अपना स्टैंडर्ड बना लूं कि नहीं, मैं रेटिंग आउट ऑफ 10 होगी, तो मेरे स्टैंडर्ड को कौन मानेगा? मेरी क्या औकात है? वो कहेंगे तू कौन है खामखा। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अप्रूव्ड बॉडी से अप्रूव करानी पड़ती है उनको, फिर कोई लॉजिक देनी पड़ती है उनको, कोई कन्विंस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने सुना होगा, एक बच्ची, पाकिस्तानी बच्ची ने इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया वर्ड इजाद किया था, सुना है किसी ने? अब मैं अगर कहूंगी जी नहीं अंग्रेजी में ये लफ्ज ऐड कर दूंगा, तू कौन खामखा। उसने अगर किया है तो उसने कोई जस्टिफिकेशन दी होगी, उसने कोई प्रॉपरली उनको कन्विंस किया होगा पूरी बॉडी को, फिर जाके ये अप्रूवल होती है। सेम यही चीज है। तो अब अगर आप मुझे कहें ना कि यासर यासर नहीं होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए, तो आपको पहले मेरे वालिदैन को जाके कन्विंस करना पड़ेगा, फिर नादरा वालों को कन्विंस करना पड़ेगा कि यार वो गलती हो गई, यासिर नाम ठीक नहीं है, तो अब हम चेंज कराने। वो कहेंगे क्यों ठीक नहीं है, जस्टिफाई करें इसको। तो नादरा वाले चेंज कर देंगे, मेरे वालिदैन भी हो सकते हैं चेंज करें, लेकिन पहले जाके उनको क्या करना पड़ेगा? आपको कायल करना पड़ेगा। तो आप ये पूछ रहे हैं कि जी 5 से ही क्यों होती है, 10 से क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब मैं क्या दूंगा? मतलब यही कह रहा हूँ ना, मुझे आपने जब से देखा है यासिर ही देखा है, तब आप ऑब्वियसली देयर आर, यू आर राइट। नहीं नहीं, सवाल इनका वजह है, देयर आर रीजंस। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये स्टैंडर्ड बनाया है, उन्होंने कोई रीजन, कोई लॉजिक, कोई जस्टिफिकेशन, कोई रैशनैलिटी, वो चीज देखकर ये फैसला किया होगा कि नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड, वी विल कीप ऑन फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड राइट नाउ, आज से ऑनवर्ड। मिसाल के तौर पे आपको पता है जो हम टाइम देखते हैं घड़ी पे, ये कहां से स्टार्ट होता है? लंदन में एक सेंट्रल लोकेशन है जिसको ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है, वहां से डिग्रीज के हिसाब से, वहां से जो कंट्री उस सेंट्रल लोकेशन से जितना डिग्रीज में अवे है, उतना टाइम उसका वेरी करता जाता है। अब आप कहेंगे जी वही लोकेशन क्यों, कहीं और क्यों नहीं? तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रॉपर कैलकुलेशन की, रिसर्च की, तहकीक की, उनको लगा कि वो एक इक्वेटर पॉइंट है, ये सेंट्रल लोकेशन है, वहां 0 डिग्री होना चाहिए, और उससे जितना डिग्री 1 डिग्री अवे करेंगे तो इतने मिनट्स। और आपने अगर मैथ्स पढ़ा हो तो डिग्री और मिनट्स में कन्वर्जन भी है, इंटर कन्वर्जन, मिनट्स को आप डिग्री में कर लेंगे, डिग्री को आप, तो मतलब जो मैं सारे जवाब देना शुरू कर दूं तो मेरी अगली सारी कहानी यहीं बचेगी। तो वो भी बेसिकली एक रैशनैलिटी की बेस पे हुआ है सारा कुछ। तो ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती हैं, हर काम के लिए, हर स्टैंडर्ड के लिए एक बॉडी बनी होती है। आपने अक्सर बाहर लिखा देखा आईएसओ 9001 अप्रूव्ड, आपको पता है एक खास स्टैंडर्ड है, हर चीज का आईएसओ में डिफाइंड है। अगर हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अगर हमारी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो हमें उन स्टैंडर्ड्स को अगर हम मीट करेंगे तो हमें भी एक टैग मिल जाएगा कि यू आर आईएसओ 9001 अप्रूव्ड। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेनिंग के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं यही क्यों हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, जो हमारा स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। तो ठीक है, फिर आप चेयरमैन बन जाए, अगर लोग मानते हैं तो। सो दिस इज दी, मतलब ब्रीफ आंसर, बट स्टिल क्वेश्चंस आर वैलिड, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, जी जी जी, हाँ जी जल्दी ले लें। अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम अब इतना मेरा गला पड़वाया ना आपने, अब 5 स्टार रेटिंग ना देना। तो कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, मतलब
दो अगर डिफरेंट ईमेल्स है तो दोनों में 5 स्टार रेटिंग करना है ना जिशान साहब, तो आपको नहीं छोड़ना कि 10 मिनट मेरे गले की सत्यानाश किया आपने। हाँ ठीक है, तो अब अगर 5 स्टार रेटिंग ना हुई तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या होता है। एनीवेज, मैप एम्बेड करना है, और मैप भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का एम्बेड करना है। यानी मैंने अपने बिजनेस का करना है, आपका अगर कोई अपना बिजनेस है, आपका है मुझे पता है, आप उसको मैप पे डाल सकते हैं। ये बिजनेस लिस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस की प्रमोशन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे ये 2-3 ऑप्शंस देगा। एक तो ये दे रहा है कॉपी लिंक, किसी को सेंड करना हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो कॉपी कर लें। हमने क्या करना है, वेबसाइट पे डालना है, तो हम क्या करेंगे, एम्बेड मैप। अब देखें वही आई फ्रेम दिया है उसने, वही सोर्स दिया है, सब कुछ। तो ये जब मैं एम्बेड करूंगा तो पूरा मैप नहीं आएगा, मैप के अंदर मेरी वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो आएगी। जैसे ये देखें आ रहा है सुपरटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, और ऊपर ये कार्ड भी आ रहा है। तो मैं इस कॉपी HTML को कॉपी करूंगा यहाँ से, और इसको इस आई फ्रेम की जगह आके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। हाँ, वो जगह आप खुद बनाएंगे ना एडजस्ट, कि मैप को किस पोर्शन पे, वेबसाइट के लोगों ने नॉर्मली कॉन्टैक्ट अस पेज पे एम्बेड किया होता है, तो ये जगह तो आप जाहिर है क्योंकि वेबसाइट डिजाइन आप खुद कर रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी उसको जाकर डिस्प्ले करें। नाउ कमिंग बैक, अभी जो उसकी डिफॉल्ट विड्थ और हाइट है ना, मैंने वही दी है, मैंने चेंज नहीं की। तो आप इसकी कितनी जगह पे ये शो होना चाहिए, इसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, एवरीथिंग कैन बी चेंज। अब ये देखें मैप शो हो रहा है, और इसमें स्पेसिफिकली सुपरटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज ही शो है। सॉरी, बिल्कुल ये उन्हीं का सवाल है कि आप अपनी डेमेड, अभी लेट्स सपोज इसकी विड्थ हाइट चेंज करना चाहें, इसको कस्टमाइज करना चाहें, इसको बॉर्डर देना चाहें, इसको मूव करना चाहें पोजीशन वाइज, ये देखें ये दी हुई इसने विड्थ, एग्जैक्टली यानी ये पूरा आई फ्रेम एज अ वो काम करेगा। और अंदर मैप स्टिल इंटरेक्टिव होगा, आप इसको जूम करें, आप इसको जूम इन आउट करें, सब कुछ वो स्टिल ठीक है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, माइनस पे क्लिक करें, ये पूरा इंटरेक्टिव जूम होगा। ठीक, ये जो उबर और करीम है ना, ये सारी की सारी गूगल मैप्स पे चल रही हैं। उन्होंने गूगल मैप पे क्या किया हुआ, कस्टमाइजेशन की हुई है। जो राउट्स ड्रॉ करते हैं, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस की बेस पे जो फेयर कैलकुलेशन होती है, वो सारी की सारी मैप्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट या मोबाइल ऐप की कस्टमाइजेशन होती है। बट दिस इज समथिंग अ वेरी बेसिक वे ऑफ एम्बेडिंग मैप। वो लोग एम्बेड नहीं करते, वो एपीआई से मैप को लिंक करते हैं। एपीआई इज द एडवांस टर्म जो कि फुल स्टैक में पढ़ाई जाती है। बहरहाल, तो मैप्स एंड वीडियोस, और अच्छा कुछ आइडियाज हैं। कुछ लोग, ये मैंने इसलिए बताया ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्रॉ करते हैं। ये पता है आपको, सोर्स ऑफ अर्निंग है। आपके पास जितनी ट्रैफिक ज्यादा होगी उतना आप अर्न कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई यूनिक आइडिया है, आप एक वेब पेज बनाएं, उस यानी यूनिक आइडिया जिससे ट्रैफिक आ सके आपके वेब पेज पे। वो तो फेक होते हैं बहुत सारी, जाहिर है जहाँ एक नंबरियां वहां बहुत सारी दो नंबरियां भी है ना। वो नॉर्मली वो बहाना ट्रैफिक ड्रॉ करने का ही होता है कि आपको सुजुकी कार निकलेगी, सुजुकी कार की गोल्डन जुबली है, तो मतलब कई ऐसे आते हैं, मेरी एक दिन में कई कारें निकलती हैं, पता नहीं जाती किधर है, वो अलग बात है। बहरहाल, वो बहाना क्या होता है, जो बेचारे होते हैं ना लेमैन, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मत निकल ही आए कार, क्लिक कर लेते हैं, केड़ा हार जाए। तो अक्सर ये फिशिंग की टेक्निक होती है। फिशिंग एक नॉर्मली आपकी प्राइवेसी को चोरी करने का एक तरीका होता है कि आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस की काफी कई दफा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अगर लिंक किसी टेक्निकल बंदे ने शेयर किया है, तो टेक्निकल बंदे ने पीछे बहुत कुछ इंप्लीमेंट किया होगा। कभी इस पे भी एक लेक्चर दूंगा कि कैसे आप दो नंबरी कर सकते हैं ये फिशिंग वाली, लेकिन वो करनी नहीं है आपने। लेकिन अवॉइड किया करें इस तरह के लिंक्स को। आप कार शार जो अपनी लें तो अच्छी है, मतलब इनाम इनाम ना जीते प्लीज। तो ये एक ट्रिक होती है कि ट्रैफिक ड्रॉ करने की। अब वो ट्रैफिक ड्रॉ करते हैं, तो जितनी ट्रैफिक उनके पास जाती है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाए होते हैं, तो जिसने उनकी वेबसाइट पे ऐड लगाए होते हैं उनको उसका इनकम, ये पूरा एक अर्निंग मॉड है बहरहाल। सो दिस इज समथिंग अगेन, आप कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, जो मैंने काम किया था, जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि मेरे पास नॉर्मली, अब तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक शेयर करता हूँ ना, तो मैंने सुपरटेक पे एक ब्लॉग बनाया हुआ था। उस ब्लॉग में मैं क्या करता था, जब भी मेरी कोई नई वीडियो होती थी तो मैं अपने उस पेज पे वो वीडियो लगा देता था। जब भी मेरा कोई पेज ओपन करता था ना, तो उस पेज पे ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो नजर आ रही होती थी। अभी कोई बंदा यूट्यूब ओपन करता ना, तो मैंने यूट्यूब ओपन की यासर साहब के लेक्चर देखने के लिए, आपने घर में आपने देखा नहीं यार ये लड़की सोनी नजर आ रही है, पहले इसको देख लेते हैं जरा इसमें क्या है। ठीक है, तो आप वो यासर साहब को भूल ही जाते हैं। फिर जब वो खत्म होती है ना, तो उसके साथ इस सजेशन में दूसरी आ रही होती है, उसमें भी कुछ ज्यादा
मेरे से ज्यादा खूबसूरत चीज नजर आ रही होती है आपको, कहते पहले इसको देख लें, वो निकम्मा है पीटता रहता है, उसको बाद में देख लेंगे। तो तो इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप यूट्यूब का लिंक शेयर ना करें, आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें, जहां पे आपको सारी चीजें एक ऑल इन वन प्लेस। फिर उसमें भी आगे टेक्निक्स हैं कि वो वहां पे यूट्यूब सजेशन ना दे, या आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वहां यूट्यूब की कोई और वीडियो ना खुले, सिर्फ आपके चैनल से ही खुले। ये सारी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, कुछ इसी एम्बेड से और कुछ फिर एपीआई से। बहरहाल दीज आर द आइडियाज, व्हाई शुड यू एम्बेड द वीडियोस एंड मैप्स एंड समथिंग, ये बिजनेस आइडियाज हैं सारे। और फिर जब आप कोई किसी बिजनेस की वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो वो नॉर्मली वो अपनी वीडियोस वेबसाइट से ही एम्बेड करवाते हैं, क्योंकि अगर लोकल सिस्टम से एम्बेड करवाएंगे तो अगेन मैंने उसकी रीजन बता दिया आपको, एम्बेड करना बहुत सिंपल है,